हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए, ये जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है यानी कि भारतीय और इस्लामी वास्तुकला है, यानी कि इसमें पार्शियन और इंडियन दोनों ही कलाओं का मेल है। यहाँ पर जो आर्किटेक्ट बने, जो वास्तुकला यहाँ पर निर्माण हुआ, तो उनमें आपको इस्लामी जो शैली है, जो इस्लामी प्रभाव के साथ साथ उसमें आपको जो भारतीय टच है वो भी देखने को मिलता है। इसका जो मेन टाइम था वो था 13वीं से 17वीं शताब्दी। उसके बाद देखिए, बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, जिसमें कि ये जो शैली है भारतीय इस्लामी वास्तुकला वो सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दिल्ली सल्तनत और फिर मुग़ल सल्तनत। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसमें हम सबको पता है जो 5 राजवंश हुए थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे पहले तो आप इनका क्रम याद रखिएगा और ये पांचों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो आपसे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सैयद में सबसे कम जो है वो निर्माण हुआ था, बाकी सारे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें मुग़ल सल्तनत की, तो मुग़ल सल्तनत के दौरान जितने भी मुग़ल शासक हुए थे, जो बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, तो ये सब थे। शाहजहाँ हो गए, तो इन सब ने भी अलग अलग जो है वो निर्माण करवाया था। और इनके दौरान जो बंगाल, मालवा, जौनपुर, ठीक है, तो ये शैलियाँ भी काफ़ी विकसित हुई थी। उसके बाद देखिए, इस काल में इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा आवश्यकता अनुसार मकबरों और मस्जिदों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। तो इस टाइम में मंदिरों का निर्माण बहुत कम हुआ था, क्योंकि मुस्लिम थे, इस्लाम को मानने वाले थे, तो उन्होंने मकबरों का निर्माण करवाया और मस्जिदों का निर्माण करवाया था। मुस्लिम सत्ता की स्थापना के साथ ही वास्तुकला के क्षेत्र में भी मुस्लिम वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। यानी कि जैसे ही मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, उसके साथ ही उन्होंने जितने भी फिर आर्किटेक्ट का निर्माण करवाया, जितने भी उन्होंने मकबरे बनवाए, किले बनवाए, महल बनवाए, मस्जिद बनवाई, तो उन सब में जो प्रभाव है वो भारतीयों के बनी वो भारत में है, लेकिन बनवाई गई जो उनके पीछे की टेक्निक है, जो उनके पीछे का जो उनको जो आर्किटेक्ट है उनके पीछे का जो उनको बनाने वाले थे वो सब मुस्लिम थे, तो उसमें कहीं मुस्लिम टच ज़्यादा था। इसी वजह से जो पर्सी ब्राउन थे उन्होंने इसे इंडो इस्लामिक यानी कि भारतीय और इस्लामी नाम दिया। विंसेंट स्मिथ ने इसे इंडियन मुस्लिम यानी भारतीय मुस्लिम जो कला है वो नाम दिया। मुस्लिम स्थापत्य के प्रमुख अंग यानी कि जो भी मुस्लिम आर्किटेक्चर थे, जो भी वहाँ पर निर्माण हुआ, उनमें मीनार, मस्जिद और मकबरे ये प्रमुख थे। आज भी हम देखेंगे कि जितने भी जो मेन जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, तो ये जितनी भी मेन चीज़ें हैं, कुतुब मीनार वगैरह, तो ये सब मुस्लिमों द्वारा, जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा बनवाई गई हैं। अच्छा, अब इस्लामी जो भवन निर्माण है उसको हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम जितना पढ़ते हैं उतना कम है, लेकिन मैंने इसको मेन पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट किया, मतलब नोट करवाया है। ठीक है, और जो मेन चीज़ें हैं वही आपको दी हैं। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो हमें ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जितना हम पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन अभी हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है ताकि हमें बस वो टॉपिक समझ में आ जाए कि बेसिकली इस टॉपिक में है क्या। तो देखिए, जो इस्लामी भवन निर्माण है उसको हमने 2 श्रेणियों में बांटा है। एक तो हो गया धार्मिक, ठीक है, एक रिलीजियस हो गया। मुस्लिम धर्म में सामूहिक प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते हैं।
मस्जिदों में मक्का की दिशा में नमाज पढ़ने के लिए एक बड़ी आयताकार जगह होती है जिसे कि मीनार कहा जाता है। रिक्त स्थानों को भरने और छत को आधार देने के लिए मेहराबों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। आपने कभी मस्जिद वगैरह में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े से इस टाइप से जो आले टाइप के हैं वो बने हुए होते हैं, ठीक है, जिनमें कि डिजाइन बना हुआ होता है। तो ये क्या करते हैं, इसे एक तो लुक अच्छा आता है, ऊपर से उनका जो बेस होता है उसे ये फिर एक सपोर्ट मिल जाता है। तो ये इसके लिए इन्हें मेहराब बोलते हैं। इन्हें मेहराबों का यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा। मुगल काल में मेहराबों पर विभिन्न अलंकरण और डिजाइन बनाए जाते थे। संत फकीर के मकबरों को दरगाह कहा जाता था। गुंबद के नीचे की महत्वपूर्ण कक्ष हुजराह कहलाता था। भवन के नीचे तहखाना होता था जिसमें कि कब्र होती थी। जैसे कोई भी महाराजा वगैरह होता था, बहुत प्रसिद्ध या बड़ा कोई राजा महान आदमी होता था, तो उसकी जो कब्र है उसको दफनाते थे और उसके ऊपर फिर जो मेन कक्ष है या फिर जो भवन है वो बनवाते थे। उसके बाद एक आती हैं गैर धार्मिक। इस्लामी शासकों ने राज्य की रक्षा के लिए किलों, दीवारों आदि का निर्माण करवाया। दिल्ली की कुतुब मीनार भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की अनोखी वास्तु रचना है। मतलब पहले क्या करते थे, जितने भी राजा महाराजा होते थे बड़े बड़े, तो वो जब आपस में युद्ध करते थे तो किसी भी, जैसे कि किसी एक की उस युद्ध में जीत होती थी, तो वो उस जीत के उपलक्ष्य में कोई भी एक स्मारक का निर्माण करवाते थे, ठीक है, ताकि वो उन्हें हमेशा या फिर आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, आने वाले लोग हैं, वो देखें, उन्हें याद रहे कि ये उस राजा ने उस विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया था। बात करते हैं इस्लामी वास्तुकला की विशेषता की। इसमें जो इस्लामी वास्तुकला है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें गुंबद का प्रयोग होता था। गुंबद आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी नीचे ये मस्जिद वगैरह बनाई दी जाती थी और उसके ऊपर ये एक इस टाइप से गोल बनाते थे, इसको गुंबद बोलते थे, ठीक है। आपने देखा होगा मस्जिदों में ऊपर ये जो गोल आकृति होती है इसे गुंबद कहा जाता था। वहीं अगर हम हिंदू शैली की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो उसमें शिखर बनाया जाता था और जो छतें हैं वो नुकीली बनाई जाती थी। इस टाइप से जो छतें हैं वो बनाई जाती थी, ये हमारे हिंदू धर्म में बनाई जाती थी। लेकिन मुस्लिम जो इस्लाम है उसमें इस टाइप से गोल गुंबद बनाया जाता था। गुंबदीय कक्ष की पश्चिमी दीवार पर मेहराब बनाए जाते थे। जो मेहराब बनाए जाते थे वो अलंकृत होते थे, अलग अलग उन पे डिजाइन बनाए जाते थे और साथ ही वो पश्चिमी दीवार पर बनाए जाते थे। मुगल काल में भव्य मकबरों का निर्माण हुआ। ज्योमेट्रीय आकारों का भी प्रयोग हुआ। इससे पहले भी जो है वो एक आपने देखा होगा कि कैलीग्राफी का यूज़ बहुत होता था, है ना, और उसके साथ साथ ज्योमेट्रीय आकारों का भी बहुत प्रयोग होता था। भवनों में जाली का भी कार्य हुआ। तो देखिए इस टाइप से जितने भी मकबरे वगैरह हैं तो उनमें इस टाइप से जाली लगाई जाती थी, ये देखने में भी सुंदर लगती हैं। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। उसके बाद देखिए चार बाग शैली का प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ताजमहल। अब चार बाग शैली कौन सी होती है, जैसे कोई भी एक स्मारक वगैरह बनवाया तो उसको जैसे इस टाइप से चार पार्ट उसके बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो ये चार पार्ट बन गए ये इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं चार बाग शैली। और एक इसमें आपने देखा होगा, जैसे ताजमहल में आपने देखा होगा कि बीच में कोई भी फाउंटेन हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब पानी की जगह, ठीक है, तो ये भी एक इस्लाम वास्तुकला की बहुत बड़ी विशेषता थी। उसके बाद है पित्रा पद्धति, दीवारों पर कीमती पत्थरों से डिजाइन। तो आप किसी पुराने मंदिर में गए होंगे या फिर किसी मकबरे वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर की छत होती है, ठीक
ठीक है। तो छत पे आपने देखा होगा कि अलग अलग कलरफुल, अलग अलग तरह के पत्थर ऊपर लगाए जाते थे जो कि बहुत कीमती होते थे और उनसे फिर डिजाइन बनाए जाते थे, तो उसे पितृद्वारा पद्धति कहा जाता है। विभिन्न रंगों और संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। जितनी भी इमारतें बनाई जाती थी तो उनमें संगमरमर का या फिर अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मेनली जो बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, इनका प्रयोग मेन रूप से होता था। उसके बाद एक है मोजेक डिजाइन। तो मोजेक डिजाइन में क्या होता है, एक ही आकार को बिना ओवरलैप किए और बिना गैप के रिपीट किया जाता था। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ एक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पेड़ है तो उसकी टहनी बनाई गई है, पूरे में सिर्फ वही एक डिजाइन है, लेकिन कोई भी ना तो ओवरलैप किया गया है और ना ही उनके बीच में मतलब ज़्यादा गैप है, और पूरे में सिर्फ एक ही डिजाइन को बार बार रिपीट किया गया है, पूरे में एक ही डिजाइन बनाया गया है, तो इसे मोज़ेक कहते हैं। जौनपुर में जो है वो शर की शैली का प्रयोग हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा, एक ये देखिए, ये जो है आपको ये बहुत से जो इस्लामी वास्तुकला हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी कि जो मेन आर्किटेक्ट है उसके सामने, ठीक है, या तो कोई फाउंटेन लगा हुआ है, कोई झरना लगा हुआ है, या फिर कोई भी बावड़ी बनी हुई है, तो इस टाइप से कुछ ना कुछ पानी का ज़रूर बना हुआ होता था। तो ये सब थी इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं। मैंने बहुत कम लाइनों में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी कि बेसिकली ये है क्या। ये सिर्फ एक बेस है, ठीक है, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ें मेन क्या हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।